हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। मतलब आज हम ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जो पॉलीसाइक्लिक होगा और नॉन बेंजोनाइड होगा। तो एक्चुअली जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये बिलोंग करता है कुछ ऐसे कैरेक्टर से, और उस एमंग ऑल कैरेक्टर्स को उस एरोमेटिक कंपाउंड के में जो निहित होता है वो होती है एरोमेटिसिटी एक्चुअली। तो एरोमेटिसिटी एक मालिकुलर कैरेक्टर होता है जो किसी भी मालिक्यूल को एरोमेटिक बना देता है। तो ये जो टर्म एरोमेटिसिटी है इनिशियली यूज्ड होता है किसके लिए? बेंजीन न्यूक्लियस के लिए। सबसे पहले केकले ने ही बेंजीन न्यूक्लियस के लिए इसे बेंजीन का जो है इन्वेस्टिगेशन किया था। इसके बाद हैकेल्स ने फिर अपना एक रूल्स दे करके ये बताया था कि वे मालिक्यूल्स जो है एरोमेटिक होंगे जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा या उसको फॉलो करेगा, और वह सिंपली मोनोसाइक्लिक होगा, कंजुगेटेड होगा, प्लेनर होगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे हैकेल्स के, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो ओरिजिनली जो ये टर्म्स एरोमेटिसिटी है वो एरोमेटिक कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करती है, और ये एरोमेटिक कैरेक्टर जो है दिस इज़ द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन एंड बेंजोनाइड कंपाउंड्स। यानी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक बेंजोनाइड दूसरा नॉन बेंजोनाइड। तो बेंजोनाइड में वो मालिक्यूल्स आते हैं जिनमें बेंजीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, नॉन बेंजोनाइड में वो आते हैं जिसमें बेंजीन न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट वो एक्चुअल में एरोमेटिक होते हैं। और ऑल दीज कैरेक्टर्स इंक्लूड द रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये और क्या करता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस को ये रजिस्ट करता है कि जितने हमारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं, सिंपली जो बेंजीन न्यूक्लियस वाला है उसमें ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत एक तरह से कहा जाए तो रेस्ट्रिक्टेड होता है कि हम इसमें कैटलिस्ट अप्लाई करना होता है, एक्सटर्नल फैक्टर कुछ जैसे टेम्परेचर प्रेशर्स वगैरह अप्लाई करना होता है, तब जाकर के किसी तरह इसमें कराया जाता है एंड सो ऑन। लेटर ऑन सच प्रॉपर्टीज वेर आल्सो सीन इन द कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन एनी बेंजीन न्यूक्लियस, जैसे हमारा पायरॉल है, इंडोल है, थायोफीन है, फ्यूरॉन है, पायराडीन है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो नॉन बेंजोनाइड हैं, बावजूद इसके वो एरोमेटिक होते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है वो उसमें 6 कार्बन होना अनिवार्य ही हो। वो 3 कार्बन का भी हो सकता है, 4 कार्बन का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, उसमें हेट्रोएटम भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो एरोमेटिसिटी ये जो वर्ड्स है ये स्पेशली इसी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए यूज़ किया गया है। और इसमें एक हमारे साइंटिस्ट हैं एल्विस, जिन्होंने एल्विस ने डिफाइंड किया था कि एरोमेटिक कंपाउंड एज वन विच सस्टेन्स एज इंड्यूस्ड रिंग करंट। जो इंड्यूस्ड रिंग करंट को सस्टेन करता हो, बेजर ने उसे डिफाइन किया। एन एरोमेटिक कंपाउंड इज दो साइक्लिक कंपाउंड विच पोसेस लार्ज रेजोनेंस एनर्जी एंड वेयर ऑल द एनुलर यानी पेरीफेरी atoms participate in single conjugated system. However, aromaticity is said to be present in compounds which have the following characteristics. यानी इनिशियली अगर देखा जाए तो ये हमारे दो साइंटिस्ट थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर एक एल्विस थे और दूसरे हमारे जो है यहाँ पर एरोमेटिसिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्विस और बेजर को, जिन्होंने एक्चुअल में एरोमेटिक कैरेक्टर्स क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ही एरोमेटिसिटी के लिए एक्सप्लेन किया था।
इनके अनुसार क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए मालिक्यूल्स में, और मालिक्यूल्स में स्पेशली जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो ये होते हैं कि सबसे पहले आप देखिए प्रेजेंस ऑफ हाई रेजोनेंस एनर्जी। ये बहुत ही अनिवार्य होती है कि चूँकि बेंजीन में, जैसे अगर हम बेंजीन को एरोमेटिक माने तो इसी बेस पर इसे एरोमेटिक मानना पड़ेगा कि इसमें जो रेजोनेंस एनर्जी होती है बहुत हाई होती है, और एक तरह से ये जो है इसकी स्टेबिलिटी भी इसी एनर्जी के थ्रू एक्सप्लेन की जाती है कि ग्रेटर इज़ द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द मोर स्टेबल इज़ द मालिक्यूलर कंपाउंड। जितना ज़्यादा जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा मालिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है उतना ही पावरफुल होती जाएगी, यानी मालिक्यूल जो है उतना ही स्टेबल होता जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बेंजीन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इसमें दिखाया गया है इस केस में, कि बेंजीन जो है ये दो तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करता है कि इसके बांड को इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये रिसेंबलिंग हो गया, इसके बीच में एक जो है डॉट डॉट डॉट, ये रेजोनेंस हाइब्रिड को इंडिकेट करता है। दिस मीन्स द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग फॉर्म्स आल्सो इंक्रीज द रेजोनेंस एनर्जी। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग फॉर्म होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी रेजोनेंस एनर्जी होगी, और इस तरह से स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज होती जाएगी। तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज़ नियर अबाउट 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है। पायरोडीन की लगभग 25 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो एक तरह से अगर बेंजीन पायरोडीन में हम कंपेयरिंग करें तो बेंजीन जो है वो ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर कंटेन करता है रेदर देन पायरोडीन। एंड देयर आर सम also open chain conjugated diene which has the 5 kilocalorie per mole, so that is not aromatic but that is also stable। तो इसी रेजोनेंस एनर्जी के आधार पर जो है एरोमेटिक कैरेक्टर जो है डिफाइन किया गया कि मॉलिक्यूल्स की जो रेजोनेंस एनर्जी होनी चाहिए वो बहुत हाई होनी चाहिए अगर वो एरोमेटिक है तो। दूसरा इसका कैरेक्टर्स है कि प्लेनरिटी ऑफ मॉलिक्यूल होना चाहिए। मॉलिक्यूल में जो है प्लेनरिटी होनी चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। सिंस द रेजोनेंस इन्वॉल्व्स ओनली दोज एटम्स आर पाई इलेक्ट्रॉन्स विच आर को-प्लेनर, हेंस अनदर कंडीशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिसिटी इज द प्लेनरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करें, या आपने देखा होगा कि बेंजीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो अगर इसका स्ट्रक्चर दिखाएं तो हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस केस में कि ये बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो एलोंग द एक्सिस होते हैं, यानी उनके बीच में जो क्रमवार पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का देख सकते हैं चारों तरफ से इक्वल फॉर्म में है। इसका मतलब जब एक प्लेन पर होंगे तभी उनके बीच में पॉसिबिलिटी आती है कि वो कॉन्टीन्यूस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर जहाँ भी कॉन्टीन्यूस पाई बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स वो जो है नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है एरोमेटिक कैरेक्टर ये होती है कि मॉलिक्यूल्स को प्लेनर होना चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक प्लेनर। तो इस तरह से दो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो है डिफाइन किए गए, एक रेजोनेंस, दूसरा जो है साइक्लिक प्लेनर। और तीसरा जो होता है कि वो एरोमेटिक सेक्सटेट होता है या एरोमेटिक लूप जिसे कहा जाता है। तो एरोमेटिक सेक्सटेट का मतलब होता है कि जो कंपाउंड विच पोसेस एरोमेटिक सेक्सटेट और लूप आर said to be aromatic compounds. This theory can be defined as follows in reference to benzene. There are 6 electrons more than required to link together the 6 carbon and 6 hydrogen atom of the benzene ring. The 6 electron, one being contributed by each carbon, unite to form a closed group or a sextet or a loop जिसे हम कहते हैं। This sextet or loop gives aromatic nature, aromaticity to the benzene and other compound. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंजीन के प्रत्येक कार्बन को और हमारे पायराल को, तो वहाँ पर देख सकते हैं कि इनके बीच में एक एरोमेटिक सेक्सटेट का फॉर्मेशन होता है। कंटिन्यूस
जो है डीलोक, जैसे पायरॉल है तो पायरॉल में वहाँ पे दो दो चार ही पाई बॉन्ड है, सॉरी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन का जो एक लोन पेयर है वो सेक्सटेट में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से एक सेक्सटेट का फॉर्मेशन करता है, एक लूप का फॉर्मेशन करता है, और वो जो है एरोमेटिक कैरेक्टर्स को शो करता है। तो ये थर्ड कैरेक्टर्स था कि मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक सेक्सटेट या एरोमेटिक लूप का होना जो है अनिवार्य होता है। और चौथा जो है, ये आपने देखा कि जब प्लेनरिटी होगी मॉलिक्यूल में और प्रत्येक लोब्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एक सेम, एक तरह से देखा जाए प्लेन पे पाए जाएंगे, सेम प्लेन पे पाए जाएंगे, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होगा वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में हो जाता है, जैसा कि इस केस में आप देख सकते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो बेंजीन को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे बेंजीन, एक बेंजीन रिंग ऊपर, एक बेंजीन रिंग नीचे और एक बेंजीन रिंग बीच में है। सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर बना लिया है ये वो। तो इसका मतलब ये है कि बेंजीन में जैसे दो रिंग्स दिख रहा हो। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ड्यू टू द कंटिन्यूस डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अपर लोब और लोअर लोब ये दोनों जो है पाई बॉन्ड में फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से, और जो नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड डज नॉट हैव बेंजोनाइड रिंग, उसमें बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट ही नहीं होता। तो ये सेक्सटेट का फॉर्मेशन कैसे होगा? बट जो डिग्री ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर है वो अवेलेबल होता है। तो इस जो सेक्सटेट का फॉर्मेशन होता है, ये सेक्सटेट का फॉर्मेशन यही जो है एक स्पेशल रूल्स पर आधारित है कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन न्यूक्लियस नहीं है, हम उनको भी एरोमेटिक माने। तो यहीं पर हकेल रूल आ जाता है, और हम कह सकते हैं क्रैग्स रूल आ जाता है। तो जो हकेल रूल है हमारा, ये मोनोसाइक्लिक सिस्टम के लिए होता है, और क्रैग्स रूल जो है हमारा वो पॉलीसाइक्लिक सिस्टम के लिए होता है, पॉलीसाइक्लिक सिस्टम के लिए। तो क्रैग्स रूल में क्या आता है कि जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है इस पर ये डिपेंडेबल होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा विद इन द रिंग, एक रिंग के अंतर्गत जो आते हैं। तो कहने का मतलब जैसे जो ऑड नंबर होता है पाई बॉन्ड का, जैसे 1, 3, 5, तो स्पेशली जो है एक एक के लिए तो होगा ही नहीं। और एक क्रैग्स रूल जो है पॉलीसाइक्लिक के लिए होता है, जैसे 2 बेंजीन न्यूक्लियस, 3 बेंजीन, 4 बेंजीन, 5 बेंजीन, 6 बेंजीन आपस में जुड़ जाए, या पेंटेन रिंग आपस में जुड़ जाए लाइक दिस। तो होता क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होता है उसको काउंट किया जाता है, कि जैसे मान लीजिए पाई बॉन्ड की संख्या 3 आ गई, 5 आ गई, 7 आ गई, 9 आ गई, 11 आ गई, इस तरह से आ गई, तो हम काउंट करके बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो एरोमेटिक होगा क्रैग्स के अकॉर्डिंग। अगर ये ऑड आती है तो एरोमेटिक होती है, अगर ये इवन आती है तो नॉन एरोमेटिक हो जाती है। तो यहाँ पे इन दो सिस्टम्स को हम फॉलो करेंगे, यानी दो रूल्स को फॉलो करेंगे, तो जिसे कहा जाता है प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम या हकेल रूल। तो और क्रैग्स रूल आपका जो है बाईसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक के लिए होता है, जैसा कि हमने आपको बताया पॉलीन के लिए होता है। तो हकेल्स रूल यही कहता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल में बेंजीन न्यूक्लियस का होना जरूरी हो। मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, भले उसमें 3 ही कार्बन हो, भले उसमें 4 कार्बन हो, भले उसमें 5 कार्बन हो, लेकिन उसे साइक्लिक होना चाहिए। और साइक्लिक के साथ साथ उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने चाहिए। और जब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हों तो उनके बीच में जो कॉन्टीन्यूस डिलोकलाइजेशन है वो इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हकेल ने ही बताया कि कोई ज़रूरी नहीं कि मॉलिक्यूल साइक्लिक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है और वो एरोमेटिक हो। अगर उसमें कॉन्टीन्यूस डिलोकलाइजेशन नहीं है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल जो है एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों कैरेक्टर्स जो है हकेल ने समझाया कि एक में बताया कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना जरूरी, एक के लिए बताया कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। तो एक जो है एरोमेटिक हो जाता है, एक एंटी एरोमेटिक हो जाता है। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं
एरोमेटिक कंपाउंड के जो क्वासी एरोमेटिक होते हैं, एक नया वर्ड आप सुने होंगे क्वासी, QUASI, क्वासी एरोमेटिक। तो क्वासी एरोमेटिक का मतलब होता है कि जो हमारा कंपाउंड है उस कंपाउंड के ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो, चार्ज प्रेजेंट होना अनिवार्य होता है। तो जैसे एक तरह से एक एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं, इस तरह का ये दिखाया गया है कि सिस्टम कंटेनिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ आप देख देंगे साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन। तो साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन ये एरोमेटिक तो है, लेकिन कैसा एरोमेटिक है? नॉन बेंजोनाइड। नॉन बेंजोनाइड में कौन सा एरोमेटिक? क्वासी एरोमेटिक है। इस तरह से यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो है आपका यहाँ पे ये देखिए, ये है आपका साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल को अगर देखा जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन करने की टेंडेंसी नहीं है। क्यों टेंडेंसी नहीं? क्योंकि इसमें 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन, वही 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी होते हैं, लेकिन अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इस डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए देखिए यहाँ चला जाता है। तो इसके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मूव किया तो ये स्ट्रक्चर आया, ये मूव किया तो ये स्ट्रक्चर आया, और इस तरह से ये देखिए तो यहाँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। और n की वैल्यू जो आती है यहाँ पे देख सकते हैं, n की वैल्यू जो है 0 आती है। तो इसका मतलब हुआ कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हमारा एरोमेटिक होगा। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एंड सो ऑन। इसी क्रम में बढ़ते चलिए तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। हमारे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगर जनरली उनको देखा जाए तो वो नॉन एरोमेटिक होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं, क्योंकि वो फोरियन रूल को फॉलो करते हैं, फोरियन रूल को, फोरियन पाई इलेक्ट्रॉन। जैसा कि यहाँ आप आगे देख सकते हैं, दिस इज आवर थर्ड चैप्टर, थर्ड टॉपिक, सिस्टम कंटेनिंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक कंपाउंड दिखाया गया है कि साइक्लोब्यूटाडाइनिल कैटायन आर आल्सो नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ ये देख सकते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज। और इस 2 पॉजिटिव चार्ज के नाते इसका जो डिलोकलाइजेशन है वो कॉन्टीन्यूस मेंटेन हुआ है, इसलिए क्वासी एरोमेटिक हो जाता है और सिंपली नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक होता है। इसके बाद आता है हमारा सिस्टम 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो सिस्टम है जनरली एंटी एरोमेटिक होता है। तो ये लगभग जो रूल 4n+2 के लिए होता है वही रूल 4n के लिए होता है कि मॉलिक्यूल में 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, कॉन्टीन्यूस डिलोकलाइजेशन ये जरूरी होता है। अगर कॉन्टीन्यूटी नहीं बनी हुई तो मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, फिर वो नॉन एरोमेटिक हो जाता है, जिसे हम नॉन एरोमेटिक कहते हैं। न तो एरोमेटिक होता है न तो एंटी एरोमेटिक होता है, और फिर वो नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो जैसे यहाँ एक कंपाउंड आप देख सकते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये भी साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन, ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे जो है एंटी एरोमेटिक हैं। और इसी के साथ साथ जैसे यहाँ पर है हमारा साइक्लोप्रोपिनिल एनायन, तो साइक्लोप्रोपिनिल एनायन में आप देख सकते हैं कि यहाँ इसके साथ एक लोन पेयर है। यहाँ पर देखिए एक लोन पेयर अवेलेबल है। ये लोन पेयर ये भाग लेता है इस डिलोकलाइजेशन में, जो क्या करता है कि मॉलिक्यूल को कॉन्टीन्यूस पाई इलेक्ट्रॉन को बरकरार रखने के लिए ये जो है क्रिएटिविटी एक तरह से कहा जाए तो मेंटेन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोन पेयर है वो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाता है। तो इसका मतलब साइक्लोप्रोपिनिल एनायन में हमारे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों में आप देख सकते हैं 4-4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए तीनों मॉलिक्यूल हमारा जो है ये एंटी एरोमेटिक है। तो 2 सबसे बेटर क्राइटेरिया आपको याद रखना होगा इसे दिमाग में, कि पहला तो चाहे वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए
एक 4n+2 को फॉलो करेगा, एक 4n को फॉलो करेगा। n इज द इंटीजर। एंटी एरोमेटिक n = 1 से शुरू होता है, एरोमेटिक n = 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन लाइक दिस। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हो जाते हैं। तो इसमें कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन का होना अनिवार्य होता है, अदरवाइज ये मॉलिक्यूल हमारा एरोमेटिक या एरोमेटिक नहीं होगा। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो पॉपुलर सिस्टम है, बहुत ही जेन्युइन सिस्टम है। इसमें जैसे बेंजीन, पायराडीन, पायरॉल, थायोफीन, फ्यूरॉन ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स दिए गए हैं। अगर आप इन सब पर देखिए के रूल फॉलो कराइए तो आप सब में देखेंगे कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले हैं और कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन है, इसलिए ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे जो होंगे क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। तो दिस इज बट नेचुरल। ओके, और इसी के साथ साथ एक हमारा मॉलिक्यूल है साइक्लोहेप्टाट्राइन। अगर 7 मॉलिक्यूलर सिस्टम्स देखा जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं साइक्लोहेप्टाट्राइन, यहाँ पर ये है हमारा साइक्लोहेप्टाट्राइन। यहाँ ये साइक्लोहेप्टाट्राइन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये है इसका कैटायन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर आप कंपेयर कराएं तो देखें कि जो 7 नंबर इलेक्ट्रॉन यानी ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पर इस कार्बन पर, अगर आप डिलोकलाइजेशन दिखाते हैं तो वो एक तरह से इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक जगह आके कट हो जाता है। लेकिन इस कैटायन में अगर देखा जाए, जिसे हम ट्रोपोलियम आयन भी कहते हैं, तो ट्रोपोलियम आयन हमारा नॉन बेंजोनाइड सिस्टम है, और साइक्लोपेंटाडाइनिल ये भी हमारा जो है नॉन बेंजोनाइड सिस्टम है, सॉरी साइक्लोहेप्टाट्राइन नॉन बेंजोनाइड सिस्टम है। तो एक जो है ये मॉलिक्यूल आपका ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, और ये मॉलिक्यूल जो है एरोमेटिक हो जाता है अगर आप फैकल रूल को फॉलो कराते हैं। तो दूसरे वे में आइए 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, जिसमें हम एरोमेटिसिटी देखें तो यहाँ देखिए दोनों, अगर इसी को यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन और साइक्लोहेप्टाट्राइनिल एनायन, ट्रोपोलियम आयन जिसमें जो है, तो यहाँ चूँकि लोन पेयर यानी निगेटिव चार्ज है तो इसलिए इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों में कंटिन्यूटी बनी हुई है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन या डिलोकलाइजेशन की, तो इसलिए दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं इन द नेक्स्ट में देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ट्रोपोन इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यहाँ ट्रोपोन मॉलिक्यूल है जो जिसमें हेप्टाट्राइन ट्राइनोन है आपका, और ये पोलराइज हो जाता है, और इसके बाद फिर इसमें रेजोनेंस क्रिएट होता है। तो ये जो ट्रोपोलोन है ये हमारा एक तरह से एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसमें जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो इसका ये देखा जाए तो वाइडली स्टडीड एरोमेटिक कंपाउंड इज ट्रोपोलोन हैविंग रेजोनेंस एनर्जी somewhat near about equivalent to benzene, and carbon-carbon bond distance is also near about equivalent to 1.39 angstrom to that of benzene. So tropolone possesses aromaticity owing to the presence of cyclopentatrynyl cation part. यानी इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है, जो बॉन्ड डिस्टेंस है, ये लगभग जो है बेंजीन से मिलती जुलती है, इसीलिए ये भी मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक है। अगला पॉइंट है हमारा सिस्टम कंटेनिंग 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है, जैसे साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इज टब शेप्ड है, बीइंग नॉन प्लेनर इट शुड नॉट पॉसेस एरोमेटिसिटी।
तो यहाँ आप मालिक्यूल को देख करके ही बता सकते हैं कि ये मालिक्यूल जो है वो नॉन प्लेनर है। और इसका जो है कुछ स्ट्रक्चर वो टप शेप्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए टप शेप मॉडल है इसका, इसलिए ये भी मालिक्यूल आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक है। इट वुड नाइदर बी एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड नॉर एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये दोनों के अंतर्गत नहीं आता, न तो एरोमेटिक ही होता है न तो एंटी एरोमेटिक होता है। It is not planar, hence regular octagon has an angle of 135 degree while sp2 angles are more stable at 120 degree. To avoid steric strain, the molecule assume a non-planar shape in which orbital overlap is greatly diminished. यानी ये अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करता है कि थोड़ा सा अपने ऑर्बिटल्स का एक तरह से जो है स्टीरिक स्ट्रेन को मेंटेन करने के लिए नॉन प्लेनर शेप में कर देता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जब हम साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन का कांक H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड यहाँ बनता है। ये देखिए इसका आप इसको कहते हैं होमोट्रोपोलियम आयन। इस कंपाउंड का नाम है होमोट्रोपोलियम आयन, यानी एक तरह से ये जो मॉलिक्यूल है होमो एरोमेटिक कंपाउंड है। होमो एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड नया वर्ड है। होमो एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है कि ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड कि ऐसा कंपाउंड कि जिसमें वन कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पे H जुड़ा ये कार्बन एटम आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, और मॉलिक्यूलर सिस्टम मॉलिक्यूल्स में कंजुगेशन हो, क्या होना चाहिए, कंजुगेशन हो। एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो इसमें कंजुगेशन कैसे क्रिएट होगा, तो कंजुगेशन तो क्रिएट हो ही नहीं सकता। तो उसके बगल का जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट कर लेता है और ये जो कार्बन होता है आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, तो बाकी जो कार्बन्स बचते हैं वो प्लेनर हो जाते हैं और इस तरह से एक प्लेनरिटी उनके बीच में मेंटेन होती है जिसके कारण वो कंटिन्यूअस डिलोकलाइजेशन जो है क्रिएट करते हैं और कंजुगेटेड स्टेट मेंटेन करते हैं। तो इन ऑर्डर फॉर द ऑर्बिटल्स टू ओवरलैप मोस्ट इफेक्टिवली सो एज टू फॉर्म ए लूप, और उनके बीच में एक लूप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से हम कहें कि होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, तो होमो एरोमेटिक कंपाउंड a compound which contain one or more sp3 hybridized carbon atom in an otherwise conjugated cycle. There is one carbon atom which is sp3 hybridized and rest is having conjugate state, बाकी जो है conjugate state को maintain करता है। तो ये हमारा सिस्टम था एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के लिए। अब हम पढ़ते हैं ऐसे साइक्लिक कंपाउंड का, नॉन बेंजोनाइड साइक्लिक कंपाउंड का, जो मोनोसाइक्लिक सिस्टम होते हैं, पॉलीसाइक्लिक सिस्टम भी होते हैं, कंजुगेटेड पॉलीन भी होते हैं मोनोसाइकिल में और पॉलीसाइक्लिक में, दोनों के केसेस में। ऐसे मॉलिक्यूल्स को स्पेशली जो है एनुलिन्स कहा जाता है, एनुलिन्स। तो आइए आप यहाँ देख सकते हैं एनुलिन्स। एनुलिन्स आर मोनोसाइक्लिक कंजुगेटेड पॉलीन, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एनुलिन हमारा एरोमेटिक होता है और यही नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड है जो नॉन बेंजोनाइड के अंतर्गत आता है, जिसमें सारे कार्बन्स ही सिर्फ रहते हैं, इसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम नहीं है। तो इस तरह से एनुलिन्स आर मोनोसाइक्लिक कंजुगेटेड पॉलीन्स containing 6 or more than 6 carbon atom. They are commonly named as N. इनको हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट में N से डिनोट करते हैं। So
benzene is also called 6-aniline, यानी actually benzene containing 6 carbon atoms, so 6 is taken in the square bracket, that is parenthesis, and before benzene we have to write the aniline. So benzene is also known as 6-aniline. इस तरह से benzene को 6-aniline कहा जा सकता है. तो इस तरह से बहुत से ऐसे वेरियस एनोलिन्स हैं which come under 4n plus 2 pi system, यानी under the Haeckel system, and they show aromaticity, और वो aromaticity को शो करते हैं. तो इसी क्रम में सबसे पहले आते हैं 10 एलोनिल पर. तो हमारे कई एनोलिन्स इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 10, 14, 10 एनोलिन्स, 14 एनोलिन्स, 18 एनोलिन्स, 20 एनोलिन्स एंड 30 एनोलिन्स. ऐसे हमारे कई एनोलिन्स होते हैं, लेकिन ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है. तो 10 एनोलिन में होता क्या है एक्चुअल में कि जो मालिक्यूल्स होगा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं 10 एनोलिन्स को. तो 10 एनोलिन्स में एक्चुअली होता क्या है कि एन एनोलिन्स with 10 pi electrons, 10 pi electrons or 10 anilines may also be named as cyclodecapentaene. Cyclodecapentaene. Here you see that the structure of 10 anilines are written here. Can exist in 3 isomeric forms. इसके 3 isomeric forms हो सकते हैं. कौन कौन? Ditrans 10 aniline, ऑल सिस 10 एनोलिन एंड मोनोट्रांस 10 एनोलिन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे एनोलिन्स यहाँ पर इस तरह नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट जो है डाई ट्रांस है, दोनों एक दूसरे के ट्रांस में एनोलिन. यहाँ देखिए नंबर 1 और नंबर 6 का जो हाइड्रोजन एटम है दैट इज़ वो इस तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें जो कॉन्टीन्यूटी है वो बनी हुई है. दूसरा है ऑल सिस 10, दूसरा नंबर 2 देख सकते हैं ऑल सिस 10 है, और नंबर 3 देख सकते हैं कि ट्रांस सिस 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 सिस, यानी एंड सो ऑन लाइक दिस. मोनोट्रांस यानी एक ही ट्रांस होगा, बाकी सब सिस होगा लाइक दिस. और पहले वाले में क्या है ट्रांसिस ट्रांसिस एंड इस तरह से ये है. तो ये 3 आइसोमेरिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है. Although these isomers have 4n plus 2 pi electron, they are not aromatic. It has been found that it is not to be stable and thus non-aromatic. The low stability of 10 aniline is due to the non-planar structure. The non-planarity is due to the steric repulsion produced between the two inner hydrogen atom present at C1 and C6. Here you see that C1 and C6, one is at 1 and other is at 6. ये प्रेजेंट होते हैं, ये अंदर की तरह प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण दी कंपाउंड बिहेव एज ओलिफिनिक कंपाउंड डज नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर एरोमेटिसिटी. तो इसका मतलब जो 10 एल्यूमिन है हमारा ये जो है एरोमेटिसिटी को फॉलो नहीं करता है. आइए अगला कंपाउंड देखते हैं कि क्या वो एरोमेटिसिटी को फॉलो करता है. मॉलिक्यूल फॉलो करता है एरोमेटिसिटी को कि नहीं फॉलो करता. अगला है देयर आर सम नेक्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज रिसेंबलिंग टू this is the 14 alanine. Here you see that 14 alanine obeys Haeckel's rule, but model and scale drawings indicate that the 4 inner hydrogen overlap so that a planar molecule is unlikely. इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से है कि ये इसमें प्लेनरिटी नहीं दिख रही होती है, बावजूद इसके ये मॉलिक्यूल्स जो है 14 alanine is aromatic. Overlapping of the van der Waals radii of the 4 inner hydrogen reduces its aromaticity. वो ये एरोमेटिसिटी को रिड्यूस कर देता है. So aniline is not very stable. It is completely destroyed by light and air in 24 hours. So here when you react
underlined, then here you see that this form dihydro14-alanine, there is formation of dihydro14-alanine। यहाँ पर देखिए dihydro14-alanine का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ देखिए इनके बीच जो एक तरह से कहा जाए कि जो हाइड्रोजन इंटरफेसेस है वो चेंज हो जाता है। और एनुलिन जो है 1 or more ट्रिपल बॉन्ड इंसर्ट कर लेता है इनसाइड द रिंग, और इस तरह से डाइहाइड्रो14-एलिलीन का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम एक ऐसे नॉन बेंजोनाइड साइक्लिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो एरोमेटिक कैरेक्टर को फॉलो करता है बट उसमें बेंजीन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और ये मॉलिक्यूल है हमारा क्या, एजोलीन। एजोलीन क्या होता है? एजोलीन इज ए डीप ब्लू कंपाउंड, इट इज आइसोमेरिक विथ नेफ्थलीन एंड लेस स्टेबल देन नेफ्थलीन, बट नेफ्थलीन से ये लेस स्टेबल होता है। एजोलीन को अगर 350 डिग्री सेंटीग्रेड के एबव जो है हीट कर दिया जाता है तो आप देख सकते हैं कि ये आइसोमेराइज हो जाता है नेफ्थलीन में, और यहाँ नेफ्थलीन का फॉर्मेशन है। एक्चुअल में देखा जाए तो एजोलीन का जो प्रिपरेशन है वो फुलविन से किया गया है, कि फुलविन को बेस के प्रेजेंस में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फुलविन को बेस के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ पे एजोलीन का फॉर्मेशन होता है। एक 7 मेंबर्ड रिंग है और एक 5 मेंबर्ड रिंग है, आप देख सकते हैं। तो 7 और 5 मेंबर्ड रिंग ये दोनों जो है आपस में फ्यूज्ड होती हैं, और इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स जो है एरोमेटिसिटी को मेंटेन किए हुए रहता है। अगर हम यहाँ से डिलोकलाइजेशन दिखाना शुरू करें, इसमें रेजोनेंस दिखाना शुरू करें, तो एजोलिनियम कैटायन का फॉर्मेशन होगा अगर देखा जाए तो, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके, और ये एरोमेटिक को जो है एरोमेटिसिटी को मेंटेन किए रहता है। तो एजोलिन डज नॉट अंडरगो ऑटो ऑक्सीडेशन, इट इज कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है एरोमेटिक कंपाउंड की। बेस्ट इसलिए होती है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं इसीलिए। और जो हमारे एलिफैटिक कंपाउंड है उसमें जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है। सो नाउ कम्स ऑन द reactivity and creativity of azolene. So what happens here? Different types of variety of reactions are given by the azolene in the presence of different kinds of reagents. Here you see that this is the one type of acetylation that is equivalent to Friedel-Crafts acetylation. Here you see that halogenation reaction, here you see that this is sulfonation reaction, and here you see that the nitration reactions. So among all you see that just like benzene nucleus, this azolene also undergoes acetylation, halogenation, nitration, sulfonation, etc. But the reagents which are used in this case are totally different from the benzene. In case of benzene, there you have seen that nitrations are generally taken in the presence of conc HNO3 and conc H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। और अगर H2SO4 को हटा दिया जाए तो पॉलीसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस केसेस में क्या होता है कि इसमें मोनो और डाई, यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बट इसमें जो रिएजेंट यूज़ किया गया है तो एसिटाइलेशन के लिए एसिटिल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3 है। नाइट्रेशन के लिए कॉपर नाइट्रेट और एक तरह से देखा जाए तो एसिटिक एनहाइड्राइड है Ac2O, CH3CO, OCH3 यानी CH3CO, CH3CO और O बीच में जुड़ा रहेगा,
और इस तरह से नाइट्रेशन होता है। और हेलोजिनेशन के लिए स्पेशली NBS एक कैटलिस्ट यूज किया गया है कि N ब्रोमोसल्फाइड जिसको कहते हैं, और इस तरह से ब्रोमिनेशन होता है। और यहाँ पे डाईऑक्सिन और सल्फर ट्राईऑक्साइड के प्रेजेंस में सल्फोनेशन कराया जाता है। तो इस तरह से जो है जो रिएक्शंस है एजोलिन का, दैट इज़ नियर अबाउट इक्विवेलेंट टू benzene nucleus. So we can say that the azolene is a type of non-benzenide aromatic compound and which is resembling to the benzene nucleus, that is aromaticity also preserved in this molecule. And this is one type of fused ring system compound. ये fused ring system compound है 5 और 7 member ring का. This is the property of non-benzenide. So all these criteria, among all these type of molecules which justify the aromaticity. तो आज की इस वीडियो में हमने नॉन बेंजेनाइड एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेन किया। बाकी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।